Can I come in, sir? Yes, please do. Good evening. Good evening, sir. Good evening. Please take your seat. Thank you, sir. आप शुभम सिंह ठाकुर हैं? जी सर। शुभम क्या हिंदी में सहज हैं, उसी में बात करेंगे? जी सर। ठीक है शुभम, तो बातचीत शुरू करते हैं। सबसे पहले तो बोर्ड मेंबर्स को अपनी शिक्षा दीक्षा, अपनी रुचियों और अपनी अगर कोई आपके पास कार्य अनुभव है उन सब के आधार पर अपना परिचय दीजिए। जी सर, जैसा कि आपने कहा सर, मेरा नाम शुभम सिंह ठाकुर है। मैं बीना इटावा, जिला सागर, मध्य प्रदेश का रहने वाला हूँ। मेरी प्राइमरी एजुकेशन SSM बीना से हुई है। इसके बाद में मैंने अपनी ग्रेजुएशन इंदौर से कंप्लीट की है। और सर मैं हॉबी के तौर पर अपने आसपास की चीज़ों को अरेंज करना परस्यू करता हूँ। आप मूलतः मध्य प्रदेश से हैं? जी सर। इतिहास विषय के साथ आपने ये परीक्षा दी है? जी सर। आपने 2019 में अपनी ग्रेजुएशन पूरी की थी? जी सर। उसके बाद आपने पढ़ाई नहीं की? सॉरी सर, मैंने उसके बाद में B.Ed कंप्लीट की थी और उसके बाद मैंने अभी फ़िलहाल MA कर रहा हूँ। आप B.Ed कर चुके हैं? जी सर। और MA किस विषय में कर रहे हैं? जी सर, मैं इतिहास से MA कर रहा हूँ। इतिहास से MA कर रहे हैं, ठीक है शुभम। तो सबसे पहले तो चूँकि इतिहास आपका विषय भी है, जी सर, मुझे बताइए कि इतिहास जिसे हम कहते हैं वो वही है जिसे मेमोरी या स्मृति कहा जाता है, या उससे भिन्न कुछ चीज़ है? बहुत इतिहासकारों ने इस पर गंभीरता से इतिहास दर्शन में विचार किया है। सर मेरे हिसाब से इतिहास के कई ऐसे तथ्य रहते हैं जो हमारी जानकारी में नहीं रहते हैं, स्मृति में नहीं रहते हैं। तो इतिहास की कोई सीमा रेखा खींचना मेरे हिसाब से इसको कमतर करके आंकना होगा, जबकि जो इतिहास है एक ब्रॉडर एस्पेक्ट होता है। इसमें हम कई चीज़ों का अध्ययन करते हैं कि जो हमारी संस्कृति रही है, कल्चर रहा है, इसके अलावा पास्ट में जो भी हमने भूल चूक वगैरह की हैं उनका भी अध्ययन करते हैं। सर ये बताइए कि विचारधारा, आइडियोलॉजी जो होती है, ये इतिहास को एनरिच करती है, उसे संवर्धित करती है, या फिर उसको नुकसान पहुंचाती है? क्योंकि आप जानते हैं कि इतिहासकारों की अपनी अपनी विचारधाराएं होती हैं, उनके आधार पर वो तय करते हैं कि किसी चीज़ की क्या व्याख्या की जाए। ये आइडियोलॉजी एनरिच कर रही है या एक प्रॉब्लम है? सर अलग अलग विचारधाराओं का कुछ प्रॉफिट भी होता है, कुछ लॉस भी होता है। चूँकि विचारधाराओं में डिफरेंस होता है, इसलिए ब्रॉडर एस्पेक्ट में अलग अलग तरीके से हम सोच विचार कर इतिहास के कई एस्पेक्ट को जान सकते हैं। जबकि सर इसमें प्रॉब्लम ये हो जाती है कि जो इतिहास का लेखन किया जाता है वो केवल एक सीमित विचारधारा में किया जा सकता है। फॉर एग्जांपल, जैसे मैं मार्क्सवादी लेखन की बात करूं तो इसने एक नई विचारधारा जिसमें हम जो आर्थिक पक्ष है उसको इतिहास लेखन का मुख्य बिंदु बनाया। जबकि इसमें प्रॉब्लम यह आ गई कि इसने पॉलिटिकल और जो अदर एस्पेक्ट थे उनको कमतर करके आका सर। तो इसका एक प्रॉफिट भी होता है सर, और कुछ मायनों में इसका लॉस भी होता है सर। तो क्या करना चाहिए? मतलब अगर आप ही से पूछा जाए कि एक इतिहास के विद्यार्थी की तरह बताइए कि राजनीति और विचारधारा को इतिहास से निकाल दिया जाए, तो क्या ये एक काम्य स्थिति है या नहीं? ये करना तो और बुरा हो जाएगा। सर मेरे हिसाब से सभी जो एस्पेक्ट हैं उनको लेकर साथ में लेकर इतिहास लेखन किया जाना चाहिए, जिसमें राजनीति हो, सामाजिक हो, सांस्कृतिक, सभी पक्षों का इसमें समावेशन किया जाना चाहिए। और जितनी भी विचारधारा हैं उनके साथ में इतिहास लेखन किया जाए तो बेहतर होगा सर। अगर हम भारत के उस इतिहास के बारे में बात करें जो आपने पढ़ा है। जी सर। मुझे बताइए कि अगर आपके सामने मध्य प्रदेश का ही कोई आदिवासी आकर बैठता है जी सर, और वो कहता है कि ये तो आपका इतिहास है, इसे मैं अपना इतिहास क्यों मानूं, तो आप उसे क्या क्या बताएंगे जिससे वो सहमत हो जाए कि ये इतिहास उसका भी इतिहास है? सर इतिहास लेखन में ये समस्या तो रही है कि हमने कई जो वंचित वर्ग हैं उनको हमारे इतिहास लेखन में शामिल नहीं किया है। लेकिन मैं यदि उसको बताना चाहूँगा तो मैं सबल्टन जो हमारी स्टडीज़ हैं उनके बारे में बताऊँगा, और ये बताऊँगा कि जो जनजातीय समुदाय का इतिहास है उसको भी हम समावेशी धारा में लेकर आ रहे हैं। जैसे हमारे यहाँ पर टांट्या भील रहे हैं, उनके बारे में अब इतिहास लेखन किया जा रहा है और पाठ्यक्रम में अब वो शामिल भी किए जा रहे हैं। तो ऐसे कई प्रयास मैं बताना चाहूँगा उनको। कुछ विद्रोह, आदिवासी विद्रोह आप लोग पाठ्यक्रम में पढ़ते हैं? जी सर। एक राजस्थान में एक आपने सुना होगा कि बांसवाड़ा का विद्रोह है जिसमें आदिवासियों का नरसंहार किया गया। जानकारी है? अभी हाल में प्रधानमंत्री ने उसके विषय में विशेष तौर पर घोषणा की थी कुछ। सॉरी सर, मुझे इस विषय में जानकारी नहीं है। मैं गोविंद गुरु का नाम आपने नहीं सुना है? सॉरी सर, नहीं सुना, कोई बात नहीं, ठीक है सर।
शुभम, जी सर। मध्य प्रदेश में कितने जिले हैं? सर 52। सबसे छोटा जिला, सबसे नया जिला? सर सबसे छोटा जिला निवारी है और यही सबसे सर नया जिला है जो 2018 में बना है। कितना क्षेत्रफल है इसका? सॉरी सर, क्षेत्रफल के विषय में जनसंख्या? सर जनसंख्या इसकी सबसे कम है, लेकिन मुझे जनसंख्या का एग्जैक्ट डेटा नहीं पता है। सबसे बेहतर सेक्स रेशियो किस जिले का है? सर ये जहाँ तक मुझे याद है भोपाल का है। कितना है? सर सॉरी सर, एग्जैक्ट डेटा नहीं पता। अच्छा, मध्य प्रदेश का कृषि मॉडल काफ़ी सफल है, इसकी सफलता क्या कारण है? मध्य प्रदेश पहले से ही एक कृषि प्रधान राज्य रहा है, जहाँ पर गवर्नमेंट ने कई स्टेप्स उठाए हैं किसानों की बेहतरी के लिए। इसकी वजह से हमारे यहाँ जो कृषि प्रोडक्शन है वो बेहतर से बेहतर होता जा रहा है। हमारे यहाँ कृषि सिंचाई योजनाएं वगैरह, इसके अलावा जो किसानों को लोन्स हैं वो बेहतर तरीके से प्रोवाइड किए जा रहे हैं, जिसकी वजह से सर कृषि उत्पादन हमारा बेहतर हो रहा है। और इसी की वजह है कि हमें 6 बार कृषि कर्मण पुरस्कार भी मिला है सर। मध्य प्रदेश का गेहूं इतना महंगा क्यों है बाकी राज्यों के मुकाबले? सॉरी सर, मैं इसके विषय में अभी फ़िलहाल नहीं बता पाएंगे। सॉरी सर। भारत सरकार के इतने प्रयास के बाद और मध्य प्रदेश की सरकार के प्रयास के बावजूद भी विनिर्माण उद्योग में पर्याप्त प्रगति नहीं हो पा रही है। क्या क्या बाधाएं हैं विनिर्माण क्षेत्र में? सर मध्य प्रदेश जैसा कि एक लैंडलॉक स्टेट है, इसकी वजह से आधारभूत संरचना निर्माण में हमें थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है। हमारे संसाधन सीमित हैं, इसकी वजह से समस्या है। हालांकि ऐसा नहीं है कि हमारे यहाँ आधारभूत संरचना का विकास नहीं किया जा रहा है। गवर्नमेंट इसमें काफ़ी प्रयास कर रही है, जिसमें जो इंडस्ट्रीज़ हैं उनका डिसेंट्रलाइजेशन किया जा रहा है। जो बुंदेलखंड एरिया है वहाँ भी सर इस संदर्भ में प्रयास किए जा रहे हैं। आदिवासी समाज का यथोचित विकास नहीं हो पा रहा है, वो अभी भी उपेक्षित महसूस कर रहे हैं। आदिवासी कल्याण के लिए कौन कौन से कार्यक्रम हैं? सर आदिवासियों के कल्याण के लिए सर उनको पहला तो पॉलिटिकल लेवल पर रिप्रेजेंटेशन के लिए रिजर्वेशन दिया जा रहा है। दूसरा सर कई सोशल सेक्टर की स्कीम्स वगैरह भी चलाई जा रही हैं, जिनमें जैसे स्कीम का नाम बताइए। सर जैसे आयुष्मान भारत है, उसी में उनको हेल्थ कवर दिया जा रहा है। बीपीएल कार्ड के माध्यम से सर उनकी जो आवश्यकताएं हैं उनका पूरा किया जा रहा है। उपलब्धियों, आदिवासियों के पक्ष में जो उपलब्धियां, उसके कुछ खास आंकड़े या प्रमाण हैं आपके पास? सर इसके संदर्भ में मैं एक महिला है सर भूरीबाई, उनको अभी हाल ही में पद्मश्री अवार्ड मिला था, जो कि भील जनजाति से हैं और जो पिथौरा चित्रकला है उसके लिए सर वो फेमस है। सर फिलहाल यही याद कर पा रहा हूँ। मध्य प्रदेश में बेरोजगारी की दर काफ़ी कम आंकी गई है राजस्थान के मुकाबले। 3.2% है, राजस्थान में ये 28.5% है। बेरोजगारी इतनी कम होने के क्या क्या कारण हो सकते हैं? कुछ नकारात्मक कारण भी हो सकते हैं कि सिर्फ सकारात्मक कारणों से बेरोजगारी कम हो सकती है? सर जहाँ तक मैं सोच पा रहा हूँ, मध्य प्रदेश चूँकि एक कृषि प्रधान राज्य है, इसलिए यहाँ पर जो छिपी हुई बेरोजगारी है उसकी समस्या थोड़ी सी रही है और इसकी वजह से बेरोजगारी के जो आंकड़े हैं उनमें थोड़ी सी समस्या हो सकती है। सर शिक्षा, खासतौर पर उच्च शिक्षा और कौशल के क्षेत्र में मध्य प्रदेश के युवा उतने प्रगति नहीं कर रहे हैं जितना कि पड़ोस के अन्य प्रांतों के कर रहे हैं। क्या कारण है कि उच्च कौशल में या शिक्षा में उनकी भागीदारी कमज़ोर है? सर इसके संदर्भ में सर हमारी गवर्नमेंट प्रयास कर रही है और जहाँ तक मुझे लग रहा है, चूँकि स्टेट में जो रिसोर्सेज हैं उनका यूज़ जैसा आवंटन किया जाना था वैसा थोड़ा सा कम रहा है, क्योंकि हमारे पास सोशल सेक्टर थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक रहा है। इसकी वजह से हालांकि इसके संदर्भ में हमारे प्रयास जारी हैं और अभी हमारी जो लिटरेसी रेट है उसको भी सर हम इंक्रीज़ करने में सफल रहे हैं। सर ठीक है, भारत और चीन के व्यापार में भारत के पक्ष में घाटा बहुत ज़्यादा है, $100 बिलियन से ज़्यादा है। क्यों ये विफल हो रही है भारत सरकार के? लगातार चीनी वस्तुओं के बहिष्कार के बावजूद इतना बड़ा घाटा हो रहा है, क्यों विफलता मिल रही है? सर हमारी जो अर्थव्यवस्था है वो उसमें जो प्रोडक्शन है वो सर चाइना पर डिपेंडेंसी थोड़ी सी अधिक है, जिसमें हमारे जो रॉ मटेरियल्स हैं वो चाइना से इंपोर्ट किए जाते हैं। इसकी वजह से हम डिपेंडेंसी थोड़ी सी बढ़ती जा रही है, जिसकी वजह से हमारा जो चाइना के साथ में घाटा है वो बढ़ रहा है। हालांकि सर इसके लिए हम प्रयास कर रहे हैं, जैसे मेड इन इंडिया, इनके थ्रू सर हम इस डिपेंडेंसी को कम करके चाइना के साथ जो डेफिसिट है उसको बेहतर कर सकते हैं। सर कोई समयबद्ध लक्ष्य सरकार पाने में सफल नहीं हो पा रही है। प्रयास तो हम लगातार कई वर्षों से कर रहे हैं, सरकार आश्वासन भी दे रही है, लेकिन बार बार आश्वासनों के बावजूद भी विफलता ही हाथ आ रही है। क्यों नीतियाँ विफल हो रही हैं, कार्यक्रम विफल हो रहे हैं? सर मैं इन्हें नीतियों की विफलता तो नहीं कहूँगा। नीतियों में सर सुधार तो किया जा रहा है और इसके साथ में हम कई पॉजिटिव एस्पेक्ट पर आगे भी बढ़े हैं। हालांकि क्या आपको लगता है कि सरकार आत्ममुग्ध है, यही इसकी विफलता का मूल कारण है? सॉरी सर, मैं यह नहीं कहना चाहूँगा। इतने बड़े देश में यदि सुधार करना है तो उसमें सर समय तो लगता है। हमारी जो ओवरऑल जीडीपी है वह बेहतर होती जा रही है। अभी हाल फिलहाल में IMF ने भी बोला है सर
कि जहां वैश्विक स्तर पर आर्थिक मंदी की संभावना है, वहीं भारत की इकॉनमी बेहतर रहेगी, बेहतर प्रदर्शन करेगी। ठीक है, धन्यवाद शुभम। शुभम, आपकी हॉबी है